हेलो बिकॉम स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। तो फाइनली हमने हमारा सेम टू स्टार्ट कर दिया है और सेम टू का आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 है फाइनेंशियल अकाउंट का कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू अ कंपनी। क्लियर। तो गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी मैंने वीडियो बनाकर रखा है, लेकिन वो मेरा जो बीकॉम का गुजराती चैनल है उस पे आपको मिलेगा। ठीक है। तो वो अगर आपको नहीं मिला है तो आप अगर सर्च करेंगे बीकॉम रमेश मैठानी गुजराती ऐसे करके तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे साथ में मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफी बार फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं इंग्लिश वालों को समझा दे, आपको नहीं समझा पाऊंगा, कभी कभार मिस हो सकता है, या गुजराती फिर मैं स्टार्ट करूंगा तो गुजराती में हो जाएगा, फिर इंग्लिश वाले छूट जाएंगे, तो मिक्सअप हो सकता है। जस्ट खाली एक रिक्वेस्ट है कि फिर ऐसा ना हो कि आप वहां पे जाके सब्सक्राइब करके ये चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना। ठीक है। बहुत ही मेहनत से मैं 1000 पे पहुंचा हूं मैं इंग्लिश वाले चैनल पे, तो बस एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इसे अनसब्सक्राइब मत करना। हाँ, बाकी मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली प्योर गुजराती में वीडियो बनाकर रखा है। मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है मेरा सेम 2 का, तो मुझे पता है आप यहाँ पे तो आ जाओगे, तो यहाँ से आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है। तो जस्ट एक रिक्वेस्ट है फॉर इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों के लिए कि अभी मेरा जो वो दूसरा चैनल है सो सिर्फ मैं गुजराती मीडियम वालों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। जो उनको भी हेल्पफुल रहे, मैं स्पेशली सिर्फ वहां पे गुजराती के लिए मतलब एक्स्ट्रा एक एफर्ट देने वाला हूँ ओनली फॉर गुजराती मीडियम। तो वो वाले चैनल पे भी मुझे सपोर्ट करिए और वहां पे भी मुझे जो मेरा टारगेट है बराबर वो मुझे पहुंचाइए। साथ ही साथ जितने भी वीडियोस फॉर गुजराती मीडियम सेम 2 के लिए यहाँ पे अपलोड होंगे, सेम टू सेम वहां पे भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है। वो प्योर गुजराती रहेगा, यहाँ पे प्योर इंग्लिश रहेगा। जैसे कोई भी डिस्टरबेंस आप लोगों के लिए क्रिएट नहीं हो। ठीक है। मतलब यहाँ पे फिर ऐसा ना हो कि मैं एक आधा वर्ड गुजराती में बोलूँ, एक आधा वर्ड इंग्लिश में बोलूँ, तो यहाँ पे इतना मजा नहीं आएगा फिर आप लोगों को ही। इस वजह से मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेपरेट इंग्लिश मीडियम ही रखा है और गुजराती वालों के लिए सेपरेट गुजराती ही उस चैनल पे रखा है। क्लियर। तो यहाँ पे जस्ट मुझे एक इंट्रो देना था आपको समझाने के लिए कि वो गुजराती मीडियम का जो भी है वो आपको मटेरियल गुजराती मीडियम वाले मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करें इंग्लिश मीडियम हमारा अभी चैप्टर विदाउट टाइम वेस्ट। तो अटेंडेंस लगा दो वीडियो को लाइक करके, बराबर कि आप लोग आ गए और आपने वीडियो देखी। तो चैप्टर 1 जो आपका है कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, वो क्या कहता है बेसिकली देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, किसमें कन्वर्ट हो रही है, कंपनी में हो रही है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब मेंटली रीजंस आ जाते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में काफी सारी लिमिटेशंस हो जाती है। पार्टनर्स की लिमिटेशन, कैपिटल की लिमिटेशन, अगर कैपिटल लेके आए तो वो दोबारा कैपिटल एक्सपांड करने की लिमिटेशंस, बराबर। उसके बाद इनकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है, बराबर, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म खुद के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन वही चीज कंपनी वाले कर सकते हैं, बराबर। तो ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कंपनी में मिलते हैं और एक पार्टनरशिप फर्म में नहीं मिलते। यहाँ तक कि बैंक की लोन है पार्टनरशिप फर्म को आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन एक कंपनी को तुरंत मिल जाती है। तो वो क्योंकि वो लॉ के हिसाब से बनी है ना, कंपनीज एक्ट 2013 आपने सुना होगा। तो ये सारी रीजंस होते हैं जहाँ पे कंपनी जो है वहां पे कंप्लायंस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो कंप्लायंस जितना ज्यादा जो फॉलो करता है उसको उतनी आसानी से क्रेडिटेबिलिटी मार्केट में मिल जाती है। और साथ ही साथ बिजनेस में जो एक इंडिपेंडेंस होती है, बराबर, वो कंपनी में ज्यादा मिल जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म में कम मिलता है। ठीक है। कंप्लायंस हालांकि भले कंपनी में ज्यादा रहते हैं, लेकिन एक बहुत ही वाइड एरिया मिल जाता है हमको बिजनेस करने का। तो ये सारे काफी रीजंस होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को मजबूरी में भी अपनी कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है, अपना पूरा बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रीजंस तो चलो यहाँ पे चैप्टर में डिस्कस नहीं किए गए, तो हम भी ज्यादा डिस्कस नहीं करते, हमें जस्ट अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे कुछ स्टेप है किस तरह से आपको सम की शुरुआत करनी है और किस तरह से आपको सम को अंत करना है, ये पूरा स्टेप यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको परचेस प्राइस निकालना है। तो कोई भी अगर सम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, परचेस प्राइस। अब परचेस प्राइस दो मेथड से निकलेगा,
एक होता है आपका नेट एसेट मेथड, ठीक है, और एक आपका होता है कंसिडरेशन मेथड। तो नेट एसेट मेथड कब करना है, कंसिडरेशन मेथड कब करना है, तो ये आपको सम से ही मालूम पड़ जाएगा। जब कभी भी आपको कैश का फिगर इन बैलेंस बोले या शेयर का फिगर इन बैलेंस बोले, मतलब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फिगर नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको नेट एसेट मेथड यूज करना है। और अगर आपको यहाँ पे चोखा चोखा शब्दों में बोल देते कि इतना शेयर देगी कंपनी और इतना कैश देगी, तो वहां पे आपका कंसिडरेशन मेथड आ जाता है। फिर आपको ये परचेज प्राइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछो तो आपको परचेज प्राइस वाले ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब नेट एसेट निकाल कर परचेज प्राइस निकालना है आपको, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन मुझे किसकी करनी पड़ेगी, परचेज प्राइस की करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप देखो, यहाँ पे बड़े स्टेप वन है लेकिन यहाँ पे एक तरह का सेकंड स्टेप होता है कि आपको सबसे पहले अकाउंट्स बनाने होंगे। कौन से अकाउंट्स में बनाऊंगा, तो एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, परचेसिंग कंपनी अकाउंट बनाऊंगा और कैश और बैंक अकाउंट बनाऊंगा। देखो नॉर्मली जो आप क्वेश्चन करोगे वहां पे 3 अकाउंट आपको बोले जाएंगे। सबसे पहले एक रियलाइजेशन जो सबसे मेन अकाउंट है वो, उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट और थर्ड आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। बाकी परचेसिंग कंपनी अकाउंट अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो बनाएंगे और नहीं दिया है तो हमें नहीं बनाना। हाँ, लेकिन अगर आपको बनाना है तो कुछ नुकसान नहीं है। जस्ट खाली ध्यान रखना कि जितने अकाउंट आपको अगर एग्जाम में आते हैं उतने अकाउंट सबसे पहले आपके होने चाहिए। उसके बाद अगर कोई एडिशनल अकाउंट आपको बनाना है तो आप उन अकाउंट्स के बाद बनाना, ताकि एग्जामिनर को कोई डिस्टर्बेंस ना हो पेपर चेक करने में। क्लियर, तो उससे भी आइडिया है कि भाई जो अकाउंट है वो ऊपर उसके बने हुए हैं और नीचे अगर उसको करना हो चेक तो करे, नहीं करना है तो भी नहीं करे, मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला आपका। क्लियर, तो यहाँ पे कितने अकाउंट आपको बनाने, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कंपनीज अकाउंट बनाना है, और सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप यहाँ पे जो दिया है, चलो अब यहाँ पे स्टेप से ही चलते हैं। सेकंड स्टेप आपको क्या बोला है, राइट डाउन बैलेंस गिवन इन द कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट। अब जो भी आपका जो भी बैलेंस शीट आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, आपने देखा होगा, ठीक है। जो बैलेंस शीट आपको दी गई है उसमें जो आपके बैलेंसेस है वो आप पार्टनर्स कैपिटल में कैरी फॉरवर्ड करो ओपनिंग बैलेंस तरीके, और कैश बैलेंस को भी ओपनिंग बैलेंस करके कैरी फॉरवर्ड करो, जैसे हम 12th में करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, बराबर। बैलेंस शीट में जो हमारा ट्रायल बैलेंस में बैलेंस था उसको हम क्या करते थे, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड आगे लेके आते थे। उसके बाद हमें क्या करना है, जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट है, जितनी भी हमारी बैलेंस शीट में एसेट है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, बराबर। रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे ना, इस तरह से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, बराबर। तो ये आपका डेबिट साइड आएगा, ये क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट डेबिट करेंगे और सारी की सारी लायबिलिटी वो क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे इस तरह से, बराबर। वो तभी हम सम करेंगे तो आइडिया आपको आ जाएगा। दिया है, रीड कर लेते क्या दिया है। Now close all the asset account, they will transfer to the debit of realization account. Similarly, all liabilities will be closed and transferred to credit side of realization account. समझ में आया। एक चीज आपको ध्यान देने की रहनी है कि एसेट लाइक देखो उन्होंने बोला है जिसके सामने डेप्रिसिएशन फंड, बीडीआर और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इस तरह से आपको अगर कोई फंड दिया है, बराबर, या बैकअप दिया है, तो आपको नेट मतलब माइनस करके मत लिखना, आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड अलग से दिखाना, बराबर। इसको माइनस नहीं करना है, मतलब एडजस्ट नहीं करना है। मतलब सपोज हम क्या करते थे कि हमको मशीनरी दी है 4 लाख और सामने हमको क्या दिया होता है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन फंड दिया है 40,000, तो हमको 4 लाख माइनस 40,000 3,60,000 वो नेट फिगर नहीं दिखाना है। 4 लाख रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करो, बराबर। 4 लाख हम यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करो और 40,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड करके अलग से आपको शो करना है, इस तरह से ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हम 12th की बात करते हैं कि वहां पे 12th में क्या करते थे, हम जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस जो हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम करते थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इसी तरह से आपको जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस आपको पार्टनर्स के कैपिटल में इन देयर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि ये उनका ही पैसा है, हम उनको रिटर्न कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, द परचेज प्राइस ड्यू फ्रॉम द कंपनी, ये वाला स्टेप आप फिलहाल होल्ड पे रखिए,
यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। जो भी मतलब एक तरह का परचेस प्राइस निकलता है ना, वो कंपनी हमको पेड करती है इन इक्विटी, इन डिबेंचर्स और इन कैश, इन 3 तरीकों में, और एक प्रेफरेंस शेयर्स, इन 3 से 4 तरीकों में कंपनी हमें पेमेंट करती है। तो वो जो पेमेंट की एंट्री है वो हमें कैसे बुक करनी है वो मैं अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जब सम करेंगे तब करूंगा। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली वो समझना था आपको। अब यहाँ पे जितनी भी एसेट है वो आप डिस्पोज कर दो, मतलब जो कंपनी लेके जा रही है वो कंपनी लेके जाएगी, जो नहीं लेके जा रही वो या तो हम पार्टनर्स को दे देंगे एसेट, या तो जिस तरह से इन्होंने बोली होगी उस तरह से हम डिस्पोज कर देंगे। मतलब बोला होगा एसेट बेच दी तो कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट चाहिए तो पैसे आएंगे, और एसेट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से लायबिलिटी भी जो है कंपनी लेके जा रही है तो ठीक है, नहीं लेके जा रही तो हमको पेड कर देनी है फ्रॉम कैश अकाउंट। बस ये वाला स्टेप जो है वो ये कहता है। ठीक है, कोई भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं इन कैश तो हमें क्या करना है, डिसोल्यूशन अकाउंट खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। बराबर? तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन अकाउंट का होता है, बराबर, वो आपको ट्रांसफर करना है किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्लियर? एंड द लास्ट फाइनल स्टेप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आपका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो एक तरह का क्या हो गया, क्लोजिंग कैश, मतलब कि उतना हमको पार्टनर्स को देने का बन जाएगा। मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, जहां पे क्रेडिट साइड उसका ₹1,00,000 आ रहा है और डेबिट साइड उसका 50,000 आ रहा है, मतलब बाकी का 50,000 उसको देने का बनेगा, तो वो कैश अकाउंट में क्रेडिट करके उसको दे देना और अकाउंट को क्लोज करना, और लास्ट में आपका कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। बराबर? अगर आपका कैश अकाउंट टैली हो गया तो आपका सम पूरा का पूरा करेक्ट है। अब एक छोटा सा समरी डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से हमको सम करना है। देखो, ओपन नेसेसरी अकाउंट जो मैंने आपको बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट उसमें मेन अकाउंट है। उसके बाद ट्रांसफर करिए बैलेंस ऑल अकाउंट गिवन, जो भी हमारे बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया है वो सारे हमको जो भी बैलेंसेस है वो ट्रांसफर करना है। रिजर्व जो है वो हम पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, सब में करूंगा। फिफ्थ पॉइंट देख लो, सेल कर देनी है सारी एसेट जो नॉट टेकन ओवर की है और लायबिलिटीज भी नॉट टेकन ओवर की है, उनको पे कर दो। बराबर? उसके बाद हमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है, और जो भी रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो हमको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन शेयर्स का और किया है, बराबर, वो उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब जो भी शेयर्स आएंगे, डिबेंचर्स आएंगी कंपनी के, कंपनी परचेस कर रही है तो शेयर और डिबेंचर्स में करेगी ना, वो हमको पार्टनर्स के अकाउंट में उनके कैपिटल जो भी रेशियो उन्होंने बोला होगा वो उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली 7 स्टेप थे आपके। अभी यहाँ पे जस्ट आपको इतना समझाना था, उतना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिया। अब हम सम करेंगे तब आपको और अच्छे से आइडिया आएगा। अगर ये मैं आपको नहीं समझाता और डायरेक्ट सम करता तो आपको थोड़ा सा समझने में, वहां पे सम को समझने में थोड़ा डिफिकल्टी रहता। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे 7 स्टेप अच्छे से आपको समझाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन ये वाले चैप्टर का समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो चैनल शेयर करिए, यहाँ पे आपके अकाउंट्स के रेगुलर वीडियोस अपलोड होते हैं। क्लियर? तो चलिए बाय, हम मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में, जहाँ पे हम पूरा कंप्लीट एक सम करने वाले हैं यही स्टेप को फॉलो करके। ठीक है, चलो बाय।